जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। रिसेंटली बीपीएससी लॉ ऑफिसर का पेपर कंडक्ट हुआ है और इस वीडियो में हम उनके क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे। इनमें टारगेट ऑडियंस क्या है, तो अगर आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक्सट्रीमली हेल्पफुल होने वाला है ये पेपर। अगर आप कोई दूसरे स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली ये देखा गया है कि दूसरे स्टेट पीसीएस या उनके कंडक्टेड पेपर्स बाकी स्टेट पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं और यूपीएससी के किसी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखना हर एक क्वेश्चन का जो लेवल है वो यूपीएससी के लेवल के ही इक्वल है। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर से, खींचान और मीनार रामसर वेटलैंड किस स्टेट से जुड़े हुए हैं? पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। देखिए, जो खींचान है वो फलोदी डिस्ट्रिक्ट में है और जो मीनार है ये उदयपुर में है। तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की। ये रामसर साइट हैं और इसके इन दोनों के जुड़ने के बाद टोटल 91 रामसर साइट्स हो गए और एशिया में हाईएस्ट हैं। ध्यान रखिएगा, एशिया में हाईएस्ट रामसर साइट्स हैं। ठीक है, हाईएस्ट रामसर साइट्स किस कॉन्टिनेंट में है? तो एशिया में। और इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, राजस्थान। खींचान जो है वो किस लिए फेमस है? तो माइग्रेटरी क्रेन्स के लिए। माइग्रेटरी, आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी पूछे जाएंगे ये। माइग्रेटरी डेमोसेल क्रेन, ये एक प्रजाति है क्रेन की ही। और जो मीनार है उन्हें बर्ड विलेज कहते हैं। मीनार को बर्ड विलेज कहते हैं और ये कम्युनिटी लेड बर्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स का पार्ट है, यानी लोग सामूहिक रूप से मिलकर पंछियों के संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं। राजस्थान में टोटल कितने रामसर साइट है? जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगी, तो आपके पास कॉपी एंड पेन होना चाहिए। तो राजस्थान में टोटल 4 रामसर साइट हो गई हैं। एक तो सांभर लेक है, सांभर लेक, और इसके बाद केवला देव है ना, केवला देव घाना नेशनल पार्क, और 2 तो अभी हमने देखा है ना, खींचान और मीनार। लिख देता हूं मैं, खींचान एंड मीनार। तो टोटल कितनी हो गई रामसर साइट्स? राजस्थान में 4। वेटलैंड का मतलब आप बखूबी समझते हो, एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है वेटलैंड के ऊपर। देखिए, वेटलैंड का मतलब होता है मार्स, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है वैसे तो, मार्स, फैन, पिटलैंड या वाटर वाला एरिया, वाटर लॉक्ड एरिया जहाँ पे पानी जमा होता है, और या तो वाटर स्टैटिक भी हो सकता है या फिर वाटर फ्लोइंग भी हो सकता है। तो अगर स्टेटमेंट में आपको बोले कि पानी जो है बिल्कुल स्टैटिक होगा, जमा होगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इनमें मरीन एरियाज भी शामिल होते हैं जिनमें 6 मीटर से ज़्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए। और वेटलैंड इकोटोन होते हैं। इकोटोन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ट्रांजिशनल लैंड होते हैं ना, 2 लैंड का पार्ट होते हैं, मतलब टेरिस्ट्रियल भी है यानी जमीन वाला हिस्सा भी है और एक्वेटिक भी है। तो इकोटोन का पार्ट है वेटलैंड। और रामसर कन्वेंशन 1971 में अडॉप्ट हुआ है। ये स्टेट पीसेस में ज़्यादा पूछेंगे ईयर वगैरह। तो 1971 में हुआ है रामसर कन्वेंशन, और 1971 में ये जो कन्वेंशन है ये ईरान के रामसर शहर में हुआ, इसलिए नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन। ईरान में एक बहुत ही फेमस शहर है रामसर नाम से, वहीं से ये कन्वेंशन हुआ, इस वजह से ये नाम पड़ा। और वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये। और इंडिया कब ज्वाइन करता है? 1982 में। इंडिया कब ज्वाइन करता है? 1982 में। एक एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। 1971 में ये रामसर कन्वेंशन होता है ईरान में, और 1982 में इंडिया ज्वाइन करता है। एक और बात आपको बताता हूँ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में। वैसे तो आपने ये सब पढ़ा होगा, बट हम इनका रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ये थ्रेटन्ड लिस्ट है वेटलैंड की, जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर के हैं और धीरे धीरे और डिटरेट हो रहे हैं। कैसे डिटरेट हो रहे हैं मैं लिख दे रहा हूं, डेट्रिएटिंग इकोलॉजिकल कैरेक्टर ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। या ह्यूमन एक्टिविटी और पॉल्यूशन। तो मतलब मानवों के कारण, इंसानों के कारण इकोलॉजिकल कैरेक्टर जिन जगहों के बिगड़ रहे हैं, जिन वेटलैंड्स के बिगड़ रहे हैं, उन्हें हम अलग से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख देते हैं कि भाई देखो ये वेटलैंड तो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में होने वाले हैं, इन्हें ज़्यादा सुधार की जरूरत है, ज़्यादा संरक्षण की जरूरत है। और इंडिया में 2 ही वेटलैंड हैं ऐसे, इंडिया में 2 ही वेटलैंड है ऐसे जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। एक तो केवला देव नेशनल पार्क है, केवला देव नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और दूसरा लोकटक है। ठीक है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का हिस्सा 2 हैं,
इंडिया से एक तो केवलादेव है और दूसरा लोकटक है। लोकटक आप जानते ही हो, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और फुमडीज के लिए फेमस है। फुमडी का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग मासेस ऑफ वेजिटेशन, जो तैर रहे होते हैं ना इस तरह से वेजिटेशन, वो फुमडीज कहलाते हैं। और इसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क है, लोकटक है, और चिल्का लेक भी जो है, चिल्का लेक ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का हिस्सा बना था 1993 में, लेकिन 2002 में इसे हटा दिया गया। ठीक है, 2002 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया। अब आप बताओ क्यों हटाया गया होगा? सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको क्या बताया, ज़्यादा जिनमें खतरा है, तो इनमें देखने को मिला कि अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है, तो इसे हटा दिया गया। अब जब रामसर कन्वेंशन पर हमने इतनी बात कर ही ली है, तो मैं आपको ना PYQs भी करवा देता हूँ, जो हमने समग्र बैच के अंदर कवर की थी इस टॉपिक की। तो पहले मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन की, एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, 1971 में 2 फरवरी को अडॉप्ट हुई है, ईरान के शहर रामसर में, और कैस्पियन सी के बगल में ये है। ये सब तो बहुत ज़्यादा काम की बात नहीं है, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि ईरान के अंदर है रामसर, और 1971 में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इंडिया एंटर करता है 1982 में, और रामसर साइट रिस्क में है। उसके बाद भी मैंने आपको बताया था, ह्यूमन के कारण ज़्यादा जो प्रॉब्लम में आ रहे हैं उन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख देते हैं। रामसर के अंदर ही कैटेगरी है ना। और करेंटली जो वेटलैंड है, कौन कौन से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर? केवलादेव, और इसके बाद लोकटक है ना। फुमडी के बारे में जो मैंने आपको बताया था, चिल्का लेक को रखा गया था लेकिन बाद में रिमूव कर दिया गया। ये सारी बातें अभी मैंने आपको रिवाइज कराई है। फिर से बताता हूँ, केवलादेव, ठीक है, केवलादेव है मॉन्ट्रेक्स में, और दूसरा लोकटक, याद होना चाहिए अच्छे से। देन ये मैप है पूरा कि कहाँ पे क्या है, और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो देखते हैं पहले। तो एनडीए में पूछा था लास्ट ईयर कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 3 नॉमिनेशन करे वेटलैंड सिटी के लिए, और इनमें से कौन सा शहर नहीं था, है ना? तो जोधपुर नहीं था, इंदौर, भोपाल और उदयपुर था। तो ये आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, ये भी करंट अफेयर था, 4 जनवरी 2024 की न्यूज़ है। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे प्रस्तुत करा है PIB के अंदर। इसमें देखिए यही बताया गया है कि इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, भोपाल भी मध्य प्रदेश में है, और उदयपुर जो है राजस्थान में है। तो इन्हें नॉमिनेट करने के लिए इंडिया ने भेजा था। देन इसके बाद आप देखो, CBI में पूछा गया था लास्ट ईयर कि कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंदर का एग्जाम्पल है, और इसमें खास तौर से जो वर्ड पे फोकस किया गया है वो है प्रोटेक्टेड वाटरफॉल हैबिटेट। ठीक है, वाटरफॉल हैबिटेट। तो इसका आंसर ना केवलादेव है, बांदीपुर नहीं है, दुधवा नहीं है, जिम कॉर्बेट नहीं है। NCERT में दिया गया, पढ़ो। इंडिया हैज़ अ रीच वेराइटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट, अबाउट 70% ऑफ दिस कंप्राइजेज एरिया अंडर पैडी कल्टिवेशन। आप देखो, जो धान की खेती होती है उनमें जो खेतों में पानी घुटने तक अप्रोक्स होता है, तो ये हमेशा ही पानी के अंदर होने चाहिए धान के खेत। तो इसी में ये कह रहे हैं ना कि पैडी कल्टीवेशन, जितना हमारे देश में पैडी कल्टीवेशन हो रहा है जिन खेतों में, उसका 70% हिस्सा जो है वो हम कह सकते हैं वेटलैंड का पार्ट है, वेटलैंड हैबिटेट का पार्ट है। तो जो टोटल एरिया है वेटलैंड का वो 3.9 मिलियन हेक्टेयर है। 2 साइट है, एक तो चिल्का है और दूसरे केवलादेव है। ये वाटरफॉल हैबिटेट के अंदर आते हैं। तो वही हो गया ना कि आप इसे एक मॉन्ट्रेक्स में जिस तरह से रखा जाता है कि एक अलग क्राइटेरिया बना दिया जाए, उसी तरह से वाटरफॉल का एक क्राइटेरिया तो वाटरफॉल में रखा गया है अंडर द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी जिसे आसान भाषा में रामसर कन्वेंशन कहते हैं। पूरा नाम है कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो 2 वर्ड में हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है और यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स के बीच में ये देखने को मिलता है। तो समझ आ गई बात वाटरफॉल का मतलब। आप देखो इसके बाद बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में, बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिए हैं मैंने और कुछ नहीं है। बांदीपुर आप जानते हो कर्नाटक में, दुधवा यूपी में और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। एक चीज़ और आपको पता होगा, हेले नेशनल पार्क पहले कहते थे और पहला नेशनल पार्क था ये, 1936 में स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आप ये देखो, जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा गया था, रामसर साइट्स दिए गए थे और आपने बताना था कि किस स्टेट से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्टली आपको बताना था। कोलेरू तेलंगाना, सतकोसिया उड़ीसा, कांजली लेक पंजाब और पाल वेटलैंड जो है मिजोरम में। ये 4 थे। तो इसमें आप देखो जो कोलेरू है वो आंध्र प्रदेश में है ना, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है ना कि तेलंगाना में। तो इसे आप हटा दो, मतलब गलत पूछा ना, तो यही गलत है, बाकी गलत नहीं है। सतकोसिया उड़ीसा में आप जानते हो, तो अगर आपके पास 2 बच भी जाते हैं ना ए और बी के बीच, तो आप इसे हटा सकते हो बहुत ईजिली कि ये तो भाई सही है, और सही तो पूछा नहीं है तो ये तो हट जाएगा आंसर से ये दोनों। देन पूछा पाल, तो पाल मिजोरम में है, सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है, तो पाल भी हट जाएगा आंसर से। तो आंसर सिर्फ एक बचेगा, ऑप्शन ए 1 ओनली। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कांजली लेक पंजाब में है और पाल वेटलैंड मिजोरम में है।
देन ये CAPF में पूछा था रामसर के बारे में ही कि गाहिर माथा ओलिव रिडले के लिए है, चिल्का लेक इरावदी डॉल्फिन के लिए है, नल सरोवर जो है वो इंडियन वाइल्ड डेस का हैबिटेट है, और जो सो मोरिरी है ये ब्रीडिंग ग्राउंड है ब्लैक नेकेड क्रेन का, है ना। ये CAPF का क्वेश्चन था। तो कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए गाहिर माथा बहुत फेमस है और ओलिव रिडले टर्टल के लिए ये नेस्टिंग बीच का काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कछुए, मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी। तो ये बहुत ही कॉमन सा फैक्ट है गाहिर माथा, और वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस नेस्टिंग बीच है टर्टल्स के। लाखों की संख्या में यहाँ पे टर्टल्स देखने को मिलते हैं। चिल्का जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लगून है और एशिया में सबसे बड़ा है। सिंगल लार्जेस्ट हैबिटेट है इरावदी डॉल्फिन का। तो चिल्का जो है ये इरावदी डॉल्फिन के लिए जाना जाता है, ठीक है। चिल्का जो है इरावदी डॉल्फिन के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। और जो नल सरोवर है वो ब्लैक बक के लिए फेमस है, वाइल्ड डेस के लिए फेमस है। सो मोरिरी हाई एल्टीट्यूड का सॉल्ट वाटर लेक है, लद्दाख रीजन में देखने को मिलता है और बहुत सारे बर्ड स्पीसीज के लिए फेमस है, जैसे बार हेडेड गूज हो गए, ब्लैक नेकेड क्रेन हो गए, ब्राउन हेडेड गल हो गए। तो ये बहुत ही रेयर स्पीसीज हैं, बर्ड स्पीसीज हैं और बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से हम देखें तो क्या क्या सही बनता है। गाहिर माथा हाँ टर्टल्स के लिए है, चिल्का इरावदी डॉल्फिन के लिए है, नल सरोवर जो वाइल्ड डेस के लिए, और सो मोरिरी ब्लैक नेकेड क्रेन के लिए। सो आंसर शुड बी ऑप्शन डी। तो ये याद रखिएगा, इनमें से किसी एक पे क्वेश्चन बना सकते हैं, पहले भी पूछा गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सो मोरिरी एक साल्ट वाटर लेक है, ठीक है, फ्रेश वाटर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सो मोरिरी एक साल्ट वाटर लेक है। पूछते हैं पेपर में तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है लद्दाख में तो फ्रेश वाटर होगा, ऐसा नहीं है। तो ये पूछा गया है ऑलरेडी। देन ये आप देखो, इसमें कॉम्बिनेशन दिए गए रामसर साइट के, और आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट लोकेटेड है। रुद्र सागर है, लोकटक है, दीपोर बिल है, पाल वेटलैंड है। तो रुद्र सागर आप सिविल सर से में पूछा गया, मैंने आपको बताया है, ये आप देख लो एक बारी मैप में। देखो ये त्रिपुरा में है रुद्र सागर, और इसी के साथ ही ये जो मिजोरम है, मिजोरम में पाल है। तो ये ध्यान रखिए। फिर मणिपुर में लोकटक है, ये आपको पता ही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पाल जो है वो मेघालय में है क्या? पाल नहीं, मेघालय में नहीं है, बल्कि पाल जो है मिजोरम में है। दीपोर बिल असम में है, लोकटक मणिपुर में है, रुद्र सागर असम में नहीं, त्रिपुरा में है। हमसे सही पूछा है या गलत पूछा है? सही पूछा है, तो सही पूछा है तो 2 और 3 होना चाहिए ना। सो आंसर इज ऑप्शन सी। आंसर इज ऑप्शन सी, रुद्र सागर त्रिपुरा में, पाल वेटलैंड मिजोरम में। देन अगला क्वेश्चन देखो आप, रामसर कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है? CDS का क्वेश्चन, तो बिल्कुल ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। देन इन्होंने पूछा था भिंडवास के बारे में, तो उस टाइम पे तो ये करंट अफेयर था, ये आप पढ़ लेना, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। देन खिजाड़िया, ये भी करंट अफेयर था। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि करंट अफेयर में जो रामसर वाले साइट्स है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आप ये देखो, इन्होंने पूछा था EPFO के पेपर में कि इंडिया सिग्नेटरी है रामसर कन्वेंशन का, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से जुड़ा हुआ है, प्रेजेंटली 76 है। तो ये नंबर मोस्टली गलत देते हैं, 76 नहीं था उस टाइम पे। तो आंसर इज डी, 1 और 2। तो ये आपको अपडेट होना चाहिए कि प्रेजेंटली कितने नंबर चल रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना, हर बार। देन इसके इन्होंने पूछा था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लाओगे तो क्या होगा? तो सिविल सर्विसेज में, है ना। तो मॉन्ट्रेक्स में मैंने आपको क्या बताया कि ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण जिनमें प्रॉब्लम्स आ रही है, जिन वेटलैंड में, उन्हें और ज़्यादा कंजर्वेशन की जरूरत है। तो इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस अगर आ रहे हैं तो वेटलैंड में एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। आसान है, हमने डिस्कस किया है इसे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2019 का है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए, मैं जूम करता हूँ। इसमें देखिए कह रहे हैं कि रामसर कन्वेंशन में ये मैंडेटरी हो जाता है भारत सरकार पे कि वो कंजर्व करे सारे वेटलैंड को, जो भी टेरिटरी में। पहले तो ये ऑल से आपको समझ आ जाएगा, है ना, ये गलत बात है। और इसके बाद कह रहे हैं कि वेटलैंड रूल्स जो हैं 2010 के, ये फ्रेम किए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। देखो हमें जानने की नीड नहीं है, 1 हम हटाएंगे, ये दोनों हट जाएंगे, बस सेकंड चेक करना है। तीसरा कह रहे हैं जो वेटलैंड रूल 2010 का, ये एनकम्पास करता है ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन को, जो कि डिटरमाइन किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा। मतलब वही है कि वेटलैंड को उन एरियाज में भी कंसिडर किया जा सकता है जो ड्रेनेज एरिया कैचमेंट वाले हैं। तो इसका आंसर बी है। देखो दूसरा भी सही है, और इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसा तो नहीं है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कंपलसरी हो जाए कि सारे के सारे वेटलैंड को मैंडेटरी कर दें, तो ये गलत हो जाता है। और ये बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है, तो ये सही है। रिकमेंडेशन की बात है, सलाह देने की बात है ना। देन इसके बाद आप ये देखो, इन्होंने पूछा था सिविल सर्विसेज में 2010 में, ये 4 इनके ऑप्शन थे कि इंडिया पार्टी है रामसर कन्वेंशन का और बहुत सारे एरिया को रामसर के अंदर डिक्लेयर कराया है। जिसमें कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है कि हमें इन साइट को मेंटेन करना है? 2010 का क्वेश्चन है। तो सारे साइट को कंप्लीटली इनएक्सेसिबल रख दो, मतलब इंसानों की पहुंच ही नहीं होने दो किसी भी तरीके से।
दूसरा कह रहे हैं सारे साइट को कंजर्व करो थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच और टूरिज्म और रिक्रिएशन को ही केवल परमिट करो, यानी आदेश दो उनका। तीसरा ये कि कंजर्व करो सारे साइट्स को थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच फॉर अ पीरियड विदाउट एनी एक्सप्लोइटेशन विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड स्पेसिफिक पीरियड, यानी एक निश्चित क्राइटेरिया बनाकर एक निश्चित समय के लिए, कुछ खास टाइम के लिए इस इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाए एंड देन उसके बाद सस्टेनेबल यूज के लिए उसे छोड़ दिया जाए आने वाली पीढ़ी के लिए। चौथा ये कि सारे साइट को कंजर्व करो थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच और साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज के लिए अलाउ करो। तो ये आसान है, आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। एक तरफा बात है इसमें भी और इसमें भी। बैलेंस जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। आप सारे साइट्स को इकोसिस्टम अप्रोच के थ्रू कंजर्व भी करो और साथ के साथ सस्टेनेबल यूज के लिए, सस्टेनेबल यूज का मतलब वही होता है सतत पोषणीय विकास, यानी अभी की पीढ़ी तो यूज कर ही रही है और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम इस तरह से यूज करें कि उन्हें भी इनका फ़ायदा मिल पाए। ऐसा ना हो कि सारे के सारे रिसोर्सेज हम अपने ही जनरेशन में ख़त्म कर दें। तो ये होता है सस्टेनेबल यूज़ का मतलब। ऑल साइट्स विल बी मैनेज इन अ वे दैट अलाउज फॉर देयर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज बाय ह्यूमन एट द सेम टाइम। तो ह्यूमन को यूज़ भी करने दिया जाए और कंजर्वेशन की बात भी देखने को मिले। देन ये 2014 में पूछा था इन्होंने, हरिके केवलादेव कोलेरू कौन सा करेक्टली मैच है। तो कई बार ऐसे नदियों के आधार पर भी पूछ लेते हैं कि कौन से किसके पास में है। देखो ये तो कोलेरू गलत हो जाता है। कोलेरू वाला आप आइडेंटिफाई कर सकते थे, कोलेरू गोदावरी और कृष्णा के पास है, मूसी नहीं। मूसी तो हैदराबाद के तट पे है, तो वहाँ से आइडिया लग जाता है ये वाला, और ये आप हटाते हो तो आंसर आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सारा पता हो तो ही आप कर पाते ऐसे क्वेश्चन। सो आंसर इज वन ओनली। बाकी केवला देवी गलत है, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग। हरिके सही है, ब्यास और सतलज के बीच है, बहुत फेमस है ये तो हरिके, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। जब भी हम पढ़ते हैं ना ब्यास नदी और सतलज नदी का कॉन्फ्लुएंस, तो वहाँ पे हरिके वेटलैंड का नाम पड़ता है। केवला देव वैसे दो नदियों के तट पे है, गंभीर नदी है और बाणगंगा है, और कोलेरू गोदावरी और कृष्णा के। इन्होंने पूछा था कि कौन सी आर्टिफिशियल लेक है, तो जो कोडाईकनाल है वो आर्टिफिशियल है। देन इसके बाद लेक वगैरह के सारे क्वेश्चन नहीं है तो अब मोस्टली। अच्छा मैंने आपको बताया था सोमगो लेक के बारे में, तो आप ये देखो सोमगो लेक ग्लेशियर है, और मैंने आपको सोम ओरिरी के बारे में बताया था। सोम ओरिरी जो है ये साल्ट वाटर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी देख लो एक बारी, अष्टमुदी कयाल जो है ये लगून लेक है, यानी खारे पानी की झील है, और हिमायत सागर जो है वो आर्टिफिशियल है और मीठे पानी की झील है। देन डल जो है वो रेजिडुअल है, स्वीट वाटर है अगेन, और जो सोमगो है वो तो मैंने बता ही दिया, ग्लेशियर। आई गेस काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कवर किया। अगला टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व का है। अब बायोस्फीयर रिजर्व देखने में छोटा टॉपिक है, बट सवाल बहुत तेरे पूछे गए हैं इस भी टॉपिक से, बट यहाँ हम इन्हें कवर नहीं कर सकते, अदरवाइज ये काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा हमारे एंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी, आप इससे रिवीजन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। अगला देखिए, कह रहे हैं ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ। तो किन दो नदियों के संगम से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है? बराकर एंड अजय, वर्धा एंड पेन गंगा, सुवर्ण रेखा एंड दामोदर, चौथा कोयल एंड संख। NDA में भी पूछा गया था, तो यही मैं कहता हूँ कि ये जो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन है ये सिविल सर्विसेज से भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, या UPSC के अदर एग्जाम से भी। पहला कह रहे हैं शरावती नदी जोग फॉल्स बनाती है, यानी जोग जलप्रपात, फॉल को हिंदी में जलप्रपात कहते हैं। और दूसरा कह रहे हैं ब्राह्मणी रिवर कोसी और संख नदियों के कॉन्फ्लुएंस में बनता है। तीसरा तामपर्णी जो है ये तिरुनेवेली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। तो पहला सही है, सबको पता है, एवरीवन नोज दैट कि शरावती रिवर जोग फॉल्स को बनाती है, या इसे गिरसोपा भी कहते हैं ना, जोग गिरसोपा। तो ये पहला सही है, बट इन्होंने पूछा कितने कथन सही हैं, ये नहीं पूछा कौन सा सही है, इन्होंने पूछा कितने कथन सही हैं। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहे हैं ब्राह्मणी जो रिवर है वो कोसी और संख नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनता है। देखिए ये स्टेटमेंट गलत इन्होंने दिया है। कोसी जो रिवर है ये जो ब्राह्मणी रिवर है कोसी एंड संख के कॉन्फ्लुएंस में नहीं देखने को मिलता है, बल्कि ये कोयल, साउथ कोयल और संख रिवर के कॉन्फ्लुएंस में फॉर्म होता है। और ये कहाँ फॉर्म होता है, मतलब ये कहाँ कॉन्फ्लुएंस करती हैं, तो उड़ीसा के राउरकेला में। और दोनों ही ट्रिब्यूटरी जो है, यानी दोनों साउथ कोयल और संख दोनों नदियाँ छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती हैं। छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से निकलती है, झारखंड में बहुत फेमस रिवर है ये। तो इस हिसाब से दूसरा हो गया गलत। और तीसरा कह रहे हैं तामपर्णी जो है ये तिरुनेवेली डिस्ट्रिक्ट की रिवर है, ये सही है। तो दो स्टेटमेंट टोटल सही है, सो आंसर शुड बी बी। अब आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, कोयल एंड संख। आंसर इज ऑप्शन डी,
कोयल और शंख दो नदियों के संगम से ब्राह्मणी रिवर बनती है। ब्राह्मणी रिवर की लोकेशन है। कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ ब्राह्मणी रिवर के बारे में। ये मेनली आप देखो तो उड़ीसा में फ्लो करती हैं, एक पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि महानदी डेल्टा को ये ज्वाइन करती हैं। और महानदी ये मैं लिख देता हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्राह्मणी है वो किन में जाकर फाइनली जुड़ती हैं। तो ब्राह्मणी रिवर्स, लेट मी चेंज द कलर, ज्वाइंस द महानदी एंड फाइनली ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है। और जो ब्राह्मणी और बैतरणी रिवर है कॉमन डेल्टा की हैं और महानदी डेल्टा कहलाती हैं ओवरऑल। और इनका लेंथ जो है वो अप्रॉक्स 800 किलोमीटर है। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टेज पीसेस में पूछ लेते हैं कई बार। इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में बैतरणी रिवर है जिनका नाम आपने सुना होगा, फेमस है। ये मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रिब्यूटरीज बैतरणी रिवर है। और इसके बाद तिकीरा है और ये दोनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में नाम आता है शंख का, है ना, कोयल रिवर का, जो फाइनली मिलकर के ब्राह्मणी रिवर बनाती हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है उड़ीसा की। और हीराकुड रिजर्वोयर के रेगुलेशन में, डाउन स्ट्रीम रेगुलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो या दैट्स इट। और ये ना लार्ज इस्चुरीन वेटलैंड बनाती है धमरा के पास, जो कि ऑलिव रिडले के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कभी ऐसा पूछा इन्होंने सिविल सर्विसेज में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो नेचर से एसोसिएट करके पूछते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि ये लार्ज एस्चुराइन वेटलैंड फॉर्म करती हैं, वेटलैंड्स नियर धमरा, है ना, जो कि ऑलिव रिडले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑलिव रिडले के लिए नेस्टिंग साइट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट एनुअल टेम्परेचर किस जगह का देखने को मिलता है? तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है मीन टेम्परेचर का डिफरेंस हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट मंथ में, यानी गर्म महीने में कितना टेम्परेचर था और कोल्ड वाले में कितना था, इन दोनों का जो मीन डिफरेंस आता है, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहलाता है। तो जो कोस्टल शहर होते हैं, कोस्टल सिटीज़ होते हैं, कोची हो गए, मुंबई हो गए, इनमें स्मॉल एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है क्योंकि मेरी टाइम इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ये ना समुद्र के बगल में है तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ये प्रोवाइड करते हैं। और बेंगलुरु जो है इनलैंड है लेकिन प्लेटू में है, तो इसमें भी इक्विटेबल खास तौर से मॉडरेट रेंज का देखने को मिलता है टेम्परेचर। बट न्यू दिल्ली में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है तो गर्म होते हैं समर्स और विंटर्स कोल्ड होते हैं। तो हाईएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है न्यू दिल्ली में एज पर दी ऑप्शंस। ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोस्टल शहरों में आप देखना जो टेम्परेचर है मॉडरेट ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ता है। बेसिक ज्योग्राफी है। कौन सी रिवर जाना पाव हिल से निकलती है? तो जाना पाव हिल इंदौर के पास है, ठीक है, इंदौर के पास है मध्य प्रदेश में और विंध्य रेंज का पार्ट है। जो चंबल रिवर है जो कि एक मेजर यमुना ट्रिब्यूटरी है, ये जाना पाव से निकलती है महू में, है ना। सो आंसर शुड बी ऑप्शन डी, चंबल। और सिंध जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं और ये एमपी में विदिशा डिस्ट्रिक्ट के पास से ओरिजिनेट होती हैं। जो सोन रिवर है ये अमरकंटक में, तो बहुत फेमस है सोन वाला, सिविल सर्विस में भी पूछा गया है, अमरकंटक से निकलती हैं। और जो बनास रिवर है ये भी अरावली रेंज से निकलती हैं। बट हिल का नाम अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो खमनोर हिल्स हैं, खमनोर हिल्स अरावली। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कौन सी रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया बैच के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल को इंडिया में? रेगुर, कंकर, चोय या थूर, ये चार ऑप्शंस हैं। तो इसमें ना इस तरह का सवाल स्टेट पीसेस में पूछा गया है, वेस्ट बंगाल पीसेस में भी पूछा गया था कि जो बीटी सॉइल हैं केरला के वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है रेह, कारी, कल्लर या थूर। तो देखिए जो सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल हैं मैं आपको बता देता हूँ। सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल हैं, इसके जो अलग अलग नाम है जैसे रेह है, कल्लर है, ऊसर है, ऊसर तो एनसीईआरटी में भी है, थूर दिया हुआ है। तो ये चार जो नाम हैं ये बेसिकली सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल से जुड़े हुए हैं। और एरिड और सेमी एरिड रीजन जो शुष्क क्षेत्र हैं, खासतौर से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाले इन क्षेत्रों में, इनमें बहुत हाई साल्ट कंटेंट होता है और इसे हम सेलाइन या एल्केलाइन सॉइल कहते हैं। ड्रेनेज बहुत पुअर होती है, फर्टिलिटी बहुत कम होती है। बाकी ऑप्शन गलत है। रेगुर आप जानते हो ब्लैक सॉइल को कहते हैं। और कंकड़ का मतलब तो नॉर्मल नोड्यूल्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। कंकड़ बहुत ही कॉमन वर्ड है। देन चोय जो है ना ये सीजनल स्ट्रीम होते हैं पंजाब हरियाणा में, ये कोई सॉइल की टाइप नहीं है। तो थूर है ये सॉइल की टाइप।
चोय क्या है? चोय मैं बता देता हूँ। देखिए ये ना छोटी मौसमी नदी या नाला जो बरसात के टाइम पे बहता है, ठीक है, और बाकी समय सूखा रहता है, तो उसे लोकली चोय कहते हैं। और इसका आंसर क्या है? तो ये भी एक टफ क्वेश्चन है। अगर हम देखें यहाँ पे रेह, कारी, कल्लर या थूर, तो रेह, कल्लर, थूर ये तो पीटी सॉइल नहीं है, ये अल्कलाइन या सेलाइन सॉइल है। कारी जो है ये पीटी सॉइल है। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, सारा मैंने आपको बता दिया है। रेह, कल्लर, ब्राकर, थूर ये सब जो नाम है सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल के। नेक्स्ट देखिए, पासेस के बारे में क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं खासतौर से CDS NDA वगैरह में। नीति पास, रोहतांग पास, लाखा पानी पास और खुंजेराब पास, ये 4 नाम दिए गए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा गया, जम्मू कश्मीर PCS में, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर किए मैपिंग के अंदर पासेस के ऊपर। खुंजेराब है, लनकला है, लेखा पानी है, लिपू लेक है। तो पहला आप अटैम्प्ट करिए दोनों क्वेश्चन 1 बाय 1। पहला आप इसे अटैम्प्ट करिए और इसके बाद इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। तो नीति पास हमें पता है, मानाला, नीतिला और लिपू लेक, ये जो 3 है ये खास तौर से उत्तराखंड में फेमस है। तो ए जाएगा 4 के साथ, तो एक ही ऑप्शन हटता है। देन रोहतांग जो है हमें पता है हिमाचल प्रदेश में, तो बी 3 के साथ, B3 के साथ तो एक और हट जाता है। देन इसके बाद लाखा पानी है और खुंजेराब है। तो लाखा पानी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, देन खुंजेराब जो है लद्दाख में। तो 1 और 2 यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ भी देखिए खुंजेराब हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया कि खुंजेराब लद्दाख में है। सो लद्दाख विथ लासा, लद्दाख विथ सिंकिंग 2 है ऑप्शन में, बट बाकी चेक करते हैं। लेखा पानी, तो लेखा पानी अरुणाचल में है, तो ये तो मिल जा रहा है, सी जाएगा 1 के साथ। सी अगर 1 के साथ जाएगा तो देखो ये हट गया, ये हट गया। देन इसके बाद हमारे पास बचा लिपू लेक। तो लिपू लेक जो फेमस है उत्तराखंड में, तो सी जाएगा 3 के साथ, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो सी अगर हम देखें, अच्छा सॉरी डी में है ना लिपू लेक, तो डी जाएगा किसके साथ? 3 के साथ। तो D3 कहाँ पे है? बस इसमें है ना। सो आंसर इज ऑप्शन बी, यानी खुंजेराब जो है ये मैच हो गया लद्दाख विद सिंकिंग के साथ। लनकला जो है ये जोड़ता है लद्दाख को ल्हासा से, लेखा पानी जो अरुणाचल को म्यांमार से, और लिपू लेक जो है वो जोड़ता है उत्तराखंड को तिब्बत से। तो मैपिंग के अंदर हमने लेक्स को डिस्कस किया था। देन इसके बाद हाँ सारे पासेस हमने देखे थे, बोमडीला ये अरुणाचल के हैं, दिहांग, दिफर वगैरह। देन इसके बाद और भी पासेस हमने कवर किए थे, जम्मू कश्मीर के सारे, है ना। इसके बाद सारे क्वेश्चंस देखिए CDS में बहुत पहले पूछा गया था, जो जिला, बारालाचला। देन NDA में पूछा गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं पासेस के ऊपर, ये आप सारा देख सकते हो। बट अगर हम यहाँ कवर करेंगे तो आप जानते हो ऑलरेडी हमने वेटलैंड्स पे इतने सवाल करे, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आई गेस ये वीडियो हमने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी है, तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं सिर्फ किला पास के ऊपर। देन डी ने अगर रिसेंटली खारदुंगला, नुब्रा वगैरह विजिट करा है तो किस स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी कि आप कमेंट करके बताइएगा, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। देन जेलेपला पास की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोबारा। सो हमारा आंसर निकल कर आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस टेक्स्ट में ये कहा गया जो वार है, जो युद्ध है, वो इंसान के मस्तिष्क से उत्पन्न होता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मुंडकोपनिषद। अब ये आप पढ़ोगे ना तो इन्होंने CDS में भी पूछा था कि वॉर जो है वो मेन के माइंड से स्टार्ट होता है, और ये मेन का माइंड ही होता है जहाँ पे पीस की भी बात देखने को मिलती है। बहुत अच्छा कोट है, आप यूज कर सकते हो एथिक्स वगैरह में, इनफैक्ट मेंस में। तो शांति भी दिमाग से ही उत्पन्न होगी जब युद्ध दिमाग से उत्पन्न होता है। तो इस ऑब्जर्वेशन को यूनाइटेड नेशन के किस ऑर्गन्स के कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जा सकता है? ये ना यूनेस्को के अंदर थी। सो आंसर ऑप्शन बी। और ये यूनेस्को में जो कोट है वो कहाँ से लिया गया? तो आप जान सकते हो अथर्ववेद की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अथर्ववेद में ये बताया गया है कि वॉर जो है वो ह्यूमन माइंड से स्टार्ट होता है, तो शांति भी वहीं से कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। दैट मीन्स ह्यूमन माइंड को चेंज करने की जरूरत है, लोगों को सही डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करने की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हु इन्वेंटेड रस चिकित्सा? रस चिकित्सा किन्होंने इन्वेंट करा, ये हमसे पूछ रहे हैं। पहला कह रहा है वराह मिहिर, दूसरा नागा अर्जुन, तीसरा आर्यभट्ट और चौथा जीवक। अब ये क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन है, और ये एक पैटर्न देखा गया, जैसे NDA में, CAPF में, बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जो एंशियंट इन्वेंशंस होते हैं या जो हमारे एंशियंट मेडिकल साइंसेज की फील्ड में जो डिस्कवरीज इन्वेंशंस हुई उन पे सवाल आता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर CAPF में कि हॉर्सेस के लिए अश्वशास्त्र, ये मेडिकल टेटाइज जो है ये किस पर्सन से जुड़ा हुआ है, किस पर्सन का एट्रीब्यूटेड है?
इसके बाद एनडीए में पूछा था इन्होंने हस्त आयुर्वेद, इनके लेखक कौन है। तो ऐसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आप 2 सोर्सेस रेफर कर सकते हो, 2 में से कोई एक सोर्सेस मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ये हमने अलग से कवर भी करा है। आप ओल्ड एनसीईआरटी देखोगे आर एस शर्मा वाली, इसमें भी लास्ट चैप्टर यही है। इसके अलावा एनओएस की जो बुक है इसमें भी साइंस एंड साइंटिस्ट की बात की गई है, मिडिवल इंडिया की, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खास तौर से कौन कौन से साइंटिस्ट थे। जैसे मैथमेटिक्स में सबसे फेमस नाम आता है गणित कौमुदी का, देन बीज गणित वंश है। देन गुजरात में हम देखते हैं गंगाधर जी ने लिखा है लीलावती और करम दीपक, देन लीलावती व्याख्या, बहुत सारे बुक्स हैं। देन इसके बाद तंत्र समग्र है। तो ये जो बुक्स है ना, इनमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो यही पूछते हैं मोस्टली कि बुक के ऑथर कौन है, ठीक है, या ये चीज़ किन से जुड़ी हुई है। तो बस आपको नाम पता होना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बट इतना हमें प्रिपेयर नहीं करना है। जो काम की चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये पूछ सकते हैं द वर्क शुक्र नीति, तो ये शुक्राचार्य ने लिखा। ये तो आप जानते हो गन पाउडर वगैरह से जुड़ा हुआ है कि कैसे गन पाउडर का यूज़ करके डिफरेंट तरह के गन्स बनाए जा सकते हैं। तो आप याद करिए सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर ने गन पाउडर को इंट्रोड्यूस करा, तो बात गलत हो जाती है, पहले से भी यूज़ किए जा रहे थे, उसके टाइम पे और पॉपुलराइज हो गया था, है ना। देन आईने अकबरी जो है वो बात करता परफ्यूम ऑफिसर की। तो इस तरह से देन ये पूरे जो लिस्ट है ये आप एक बार प्रिपेयर कर लेंगे ना, एक बार इसे मैच कर लेंगे तो बहुत आसानी से काम बन जाएगा। मेडिसिन वाली फील्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। तो सारंगधर संहिता है, चिकित्सा समग्र है जो कि वांगसेन ने लिखा है, देन याग्र भज्जर है, और भव प्रकाश है जो कि भाव मिश्रा ने लिखा है। ये सारे कंपाइल किए गए हैं। देन सारंगधर संहिता है और ये 13वीं सेंचुरी में लिखा गया, जो कि अफीम और उनसे रिलेटेड यूज़ की बात करता है, खास तौर से यूरिन एग्जामिनेशन में फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस, तो इनका यूज़ होता है। देन रस चिकित्सा सिस्टम है और ये खास तौर से मिनरल मेडिसिन की बात करता है। और इसमें और भी बातें इन्होंने बताई हैं, जैसे जो यूनानी तिब्बत सिस्टम है मेडिसिन का, ये इंडिया में डेवलप होता है ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। और इसमें अली बिन रब्बान नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने समराइज करा पूरे सिस्टम को, ग्रीक मेडिसिन का और इंडियन मेडिकल नॉलेज को। नाम है बुक का फिरदौसी हिकमत। तो इस बुक में ना इन्होंने कंप्लीट बताया कि यूनानी मेडिसिन कैसे किस तरह से भारत आई, उसका किस तरह से इंडिया में फ्लरिशमेंट हुआ। और हकीम दिया मोहम्मद इन्होंने एक बुक कंपाइल करी थी माजिने दियाई से, और इस नाम से जो बुक है इसमें भी खास तौर से आयुर्वेदिक, अरबियन, पर्सियन, इन मेडिकल नॉलेज की बात की जाती है। तो थोड़ा आई नो फैक्चुअल है, बट आई गेस 8 से 10 नाम है, ये आप इनको एसोसिएट करके पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से काम बन जाएगा और क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के मेडिकल सोर्सेज के लिए मैंने आपको बताया था 10th क्लास की गुजरात बोर्ड की जो बुक आती है उसमें खास तौर से जो चैप्टर 5 है इंडियन हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मात्र 5 पेज हैं, ठीक है। ये पेज में तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ 5 पेज का कंटेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। खास तौर से सिर्फ ये पेज आप पढ़ लो तो काम बन जाएगा। देखिए इन्होंने क्या बताया कि मेडिसिन और सर्जरी में अनप्रेसिडेंटेड मतलब अप्रत्याशित अचीवमेंट हासिल करा इंडिया ने। एंशिएंट पीरियड से ही चरक जी हैं, महर्षि सुश्रुत जी हैं, वाघभट्ट जी हैं, इन्होंने इंडियन मेडिसिन साइंसेज में बहुत अहम योगदान दिया। और चरक जी की बात करें तो इन्होंने चरक संहिता लिखी है, इसमें तो आप कुछ अलग से याद करोगे नहीं, है तो नाम से एसोसिएटेड है। और इन्होंने 2000 से ज़्यादा मेडिसिनल हर्ब की बात करी, जड़ी बूटियों की बात करी। और सुश्रुत जी का नाम सर्जरी में आता है ना। एक सिंगल वर्टिकल हेयर की बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स वर सो शार्प, इतने शार्प थे इनके इंस्ट्रूमेंट कि एक सिंगल बाल को भी ये 2 टुकड़ों में बांट सकते थे। वाघभट्ट जी ने एक बुक लिखा वाघभट्ट संहिता के नाम से, ये भी बहुत फेमस बुक थी। देन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाघभट्ट संहिता और डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के साथ ही इन्होंने और भी चीज़ों की बात करी, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह को बॉल शेप्ड पोंटेज से ये रोक सकते हैं, मतलब बहुत एडवांस था उस टाइम के हिसाब से। आप देखो प्लास्टिक सर्जरी इतना फेमस है आज के डेट में, उस जमाने से सुश्रुत जी को माना जाता है कि फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन थे वो। राइनोप्लास्टी में एक बार एक व्यक्ति उनके पास आते हैं युद्ध से और उनका नाक कटा हुआ होता है, ब्लीड कर रहा होता है, तो उनका नाक जोड़ देते हैं दोबारा, है ना। ये बहुत फेमस रेफरेंस है। तो ये इंडियन एंशिएंट टाइम से ही हम देखते हैं कि मेडिकल साइंसेज में भारत काफ़ी आगे था। दे हैड नॉलेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एज वेल ज्वाइनिंग नोज एंड ईयर। तो देखो ये आपको पता ही होगा, सुश्रुत जी का नाम बहुत फेमस है प्लास्टिक सर्जरी में, ये इनकी इमेज भी दी गई है। तो एक बार इनके रात में इनसे मिलने आते एक व्यक्ति और उनकी नाक कटी हुई होती है, वो युद्ध स्थल से लौट रहे होते हैं, तो सुश्रुत जी उनकी पूरी राइनोप्लास्टी करते हैं और बिल्कुल सही तरीके से उनके नाक को वापस जोड़ देते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी अभी तो आज के डेट में बहुत फेमस है, लेकिन बहुत प्राचीन समय से इंडिया में देखने को मिल रहा है। देन इसी के साथ ही आप देखो तो सर्जरी से लेके देखिए डूइंग सर्जरी ऑन द डेड बॉडी और ऑन द वैक्स स्टेचू, तो बहुत सारे हैं कि इंडिया में ही मेथड ऑफ सर्जरी उस टाइम पे ही डेवलप होना शुरू हो गई थी। रिस्की ऑपरेशन ड्यूरिंग डिलीवरी, एक्सपर्ट गायनिको
गायकोलॉजिस्ट एंड पेडियाट्रिशियन। देन वेटनरी साइंसेज में भी इंडिया कोई पीछे नहीं था, जानवरों के इलाज में भी बहुत आगे था, खास तौर से हॉर्सेस जिसे अश्व कहते हैं, एलिफेंट यानी हस्ती, इन दोनों से ही रिलेटेड बुक्स लिखे गए हैं डिजीज से, जैसे हस्त आयुर्वेद है, शालिहोत्रा एंड अश्वशास्त्र आर वेल नोन। तो बहुत सारे बुक्स हैं। और स्कॉलर साइंटिस्ट जो कि मेडिकल फील्ड्स में वाघ भट्ट जी हैं, जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है अष्टांग हृदय में, जो कि डायग्नोसिस की फील्ड है। तो अष्टांग हृदय, देखिए हृदय यानी हार्ट से जुड़ा हुआ, ये हार्ट से जुड़ी हुई ये बुक है। और इसमें बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स बताए गए कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, कौन कौन सी प्रॉपर जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे लेने से जो हार्ट की मेजर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो वाघ भट्ट जी का नाम इनमें आता है। देन इसके बाद देखो मैथमेटिक्स में आप जानते हो इंडिया तो बहुत आगे हमेशा से ही, आज भी है। तो डिस्कवरीज, चाहे वो जीरो की डिस्कवरी हो, डेसिमल सिस्टम हो, अलजेब्रा हो, थ्योरी ऑफ बोधायन हो, ज्योमेट्री हो, अरिथमेटिक हो, खासतौर से आर्यभट्ट जी का नाम आता है जीरो की डिस्कवरी में। देन इसके बाद आफ्टर जीरो के बाद देखते हैं जो फिगर्स है वाज डिस्कवर्ड बाय द सेज नेम्ड गुरुत समद, तो इनका नाम भी है। देन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन ने नंबर बाय प्लेसिंग 53 जीरोज आफ्टर 1, तो इन्होंने ये डिसाइड करा कि जो नेम होगा नंबर का ये किस तरह से होगा, बाय प्लेसिंग 53 जीरो आफ्टर 1। देन डेसिमल सिस्टम है, और जो कि बहुत पहले से हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टाइम पे भी देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के लिए भी डेसिमल सिस्टम का यूज़ देखने को मिलता है। देन भास्कराचार्य जी ने लीलावती गणित लिखी है, बीज गणित लिखी है, और ये दो बुक बहुत फेमस हैं। देखिए लीलावती जो नाम है ये इनकी बेटी के नाम पे होता है, और भास्कराचार्य जी ने जो ये बुक लिखी है लीलावती गणित, ये खास तौर से मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज से डील करती हैं। और ब्रह्मगुप्त जी हैं, इनका ही बहुत फेमस नाम है। इक्वेशन जैसे भी हम पढ़ते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, उस तरह की इक्वेशन उस टाइम पे भी इन्होंने दिए थे। देन बोधायन जी हैं जिन्होंने ट्राइंगल पॉलिसी कुछ नहीं है अभी, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं ना, ये आप चेक करना कभी गूगल पे, आप लिखना बोधायन प्रमेय या बोधायन थ्योरम, आप देखोगे इन्होंने साफ तौर से संस्कृत में लिखा है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के सम के बराबर होता है, यानी योग के बराबर होता है। तो ये चीज़ भी बताई गई है। और इसी के साथ ही बोधायन जी के अलावा और भी काफ़ी सारे मैथमेटिशियन थे, जैसे आर्यभट्ट जी ने पाई की वैल्यू एग्जैक्ट बताई है और बहुत ज़्यादा डिजिट्स तक बताई है ना। और इसमें कुछ नाम हैं अदर साइंसेस के, जैसे एक तो प्रज्ञान शास्त्र है, और ये लिखा गया है भ्रम भरवे पांचाल जी के द्वारा। जन चिकित्सा संग्रह है जो कि चक्रपाणी दत्ता जी ने लिखा है, ये याद रख लीजिएगा, ये अभी बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है। चक्रपाणी दत्ता का नाम बहुत सारे ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है, सिविल सर्विसेज में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये हो सकता है। तो चिकित्सा संग्रह जो है चक्रपाणी दत्ता ने लिखा है। काम सूत्र आप जानते हो वात्स्यायन ने। वृक्ष आयुर्वेद, तो ये पेड़ों से जुड़ा हुआ है, और देखो पेड़ों की भी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो उन पर बात की गई है, और महर्षि पराशर जी ने लिखा है। देन योग शास्त्र है जो कि पतंजलि जी ने लिखा है। यंत्र सर्वस्व है जो कि महर्षि भारद्वाज जी ने। और काल गणना, काल का मतलब समय होता है ना, तो समय के खास तौर से गणना से रिलेटेड, यानी किस तरह से मेजरमेंट होगा टाइम का, इनसे जो जुड़ी हुई बुक है ये शाक मुनि ने लिखी है। आई नो ये इन्फॉर्मेशन लॉडेड टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट भी है, और बाकी लोग स्किप करेंगे, वहाँ पे हम इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, ये अब हम एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी की भी बात कर लेते हैं। देखो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत आगे था इंडिया। बहुत सारे जो बुक्स हैं वो एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए लिखे गए हैं। जो प्लैनेट्स है उनके मूवमेंट से बहुत पहले से ही बात की गई है, प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट। खासतौर से आर्यभट्ट जी का बहुत अहम योगदान आता है एस्ट्रोनॉमी में, और इसी वजह से हमने अपना पहला सैटेलाइट जो लॉन्च करा वो आर्यभट्ट जी के नाम पे था। और देखिए बाकी दुनिया खासतौर से ग्रीस वगैरह उस टाइम पे मान रही थी कि अर्थ के चारों ओर सन रोटेट करता है, बट इंडिया में इनिशियली मतलब स्टार्टिंग से ही आप देखो तो हमने ये समझ लिया था कि अर्थ अपने ऑन एक्सिस में रोटेट करता है ना, और लूनार एक्लिप्स का बेसिक रीज़न बन जाता है। देन इसके बाद वराह मिहिर जी हैं, बहुत ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हैं। 3 सेक्शन में इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को डिवाइड करा था, तंत्र, होरा और संहिता। और इनकी जो बुक है इनका नाम है बृहद संहिता। बृहद का मतलब लार्ज होता है, ठीक है। बृहद संहिता जो है ये वराह मिहिर से जुड़ा हुआ, वराह मिहिर ने लिखा है। और इसमें इन्होंने प्लेनेट की बात की है कि किस तरह से प्लेनेट का इफेक्ट होता है इंसान के फ्यूचर में, उनके बिहेवियर में, बहुत सारे वेरियस क्लासेस ऑफ एनिमल में, मैरिज का क्या टाइम होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है इनसे जुड़ी हुई हैं। गुड ओमेन यानी शुभ संकेत, और बहुत सारे एसोसिएटेड बातें हैं। ओके, अब इन 2 सवालों को निपटाते हैं। देखिए इन्होंने पूछा हस्त आयुर्वेद, तो हस्त आयुर्वेद मतलब हाथी का इलाज। तो हाथी के इलाज से जुड़ा हुआ जो बुक है ये लिखा गया है पाल कप्पे जी के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। देन इसमें इन्होंने पूछा कि अश्वशास्त्र यानी घोड़े से जुड़ा हुआ मेडिकल ट्रेटाइज कौन सा है, तो ये सेज शालिहोत्रा ने लिखा है,
ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई। और भी मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूँ। एक तो आर्यभट्टिया है, जस्ट अ सेकेंड, आर्यभट्टिया, जो कि नाम से ही आप समझ जाओगे, एसोसिएट कर लोगे। बट एक और है सूर्य सिद्धांत, ये भी पूछते हैं। तो ये दोनों जो बुक है ये लिखी गई है आर्यभट्ट जी के द्वारा, आर्यभट्ट जी के द्वारा, ठीक है। देन इसके बाद दूसरी बुक है जो आपको ध्यान रखनी है, ब्रह्म सिद्धांत, वो तो ब्रह्मगुप्त के नाम से जुड़ा हुआ है, तो वो आप याद रख ही लोगे। देन अष्टांग हृदय है, जो भी मैंने आपको बताया है, अष्टांग हृदयम या अष्टांग हृदय। तो ये मेडिसिन से जुड़ी हुई जो बुक है, मेडिकल साइंसेस से, ये वाघ भट्ट जी ने लिखी है, वाघ भट्ट, ये पूछते हैं। और इसी के साथ ही जो नेक्स्ट बुक है ये नवनीतिकम, आप याद रखिएगा, नवनीतिकम, ये लिखी है धन्वंतरी जी ने, धन्वंतरी। देन इसके बाद महाभास्कर है, लघु भास्कर है, जो कि भास्कराचार्य जी ने लिखा है। और एक और जो बुक है अभी हमने डिस्कस करा, हस्त आयुर्वेद, हस्ती मतलब हाथी होता है संस्कृत में, तो हस्त आयुर्वेद जो बुक है ये पाल कप्पे जी ने लिखा है, पाल कप्पे। तो ये हो गए कुछ बुक्स। और ये इन्होंने पूछा था रस चिकित्सा, रस चिकित्सा किन्होंने लिखा, नागार्जुन जी ने, ठीक है, रस चिकित्सा लिखा नागार्जुन ने। सो यहाँ पे ये बी के साथ मैच होगा। और बहुत सारे और भी बुक हमने डिस्कस किया, आप उनको भी एक बार रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। रस चिकित्सा के बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए ये आयुर्वेद की ब्रांच है जो कि खास तौर से मिनरल्स और मेटल्स का क्या यूज़ है हीलिंग में, उससे जुड़ी हुई ये बुक है। तो आचार्य नागार्जुन जी एक बहुत फेमस अल्केमिस्ट थे और बुद्धिस्ट फिलोसोफर भी थे, है ना। इन्होंने बुद्धिज़्म में बहुत अहम योगदान दिया है, हमने कई बार ये डिस्कस किया है। आप मेरे को बताइए नागार्जुन जी, अच्छा मैं ही बता देता हूँ क्योंकि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, शून्यवाद की फिलोसॉफी का दूसरा नाम क्या है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, जो कि नागार्जुन जी ने दी है, ठीक है। और बाकी के ऑप्शंस, वराहमिहिर आप जानते हो, बृहद संहिता इन्होंने लिखा है, अभी मैंने आपको बताया, बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर। देन आर्यभट्ट जानती हो आप। और जीवक, हाँ जीवक एक फिजिशियन थे, ये पूछा गया है बीपीएससी में, पूछा गया है और दूसरे स्टेट पीसीएस में भी। तो फिजिशियन थे ये बुद्धा के टाइम पे, तो ये ध्यान रखिएगा। देन अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि किस इंस्क्रिप्शन में अशोक ने बुद्ध धर्म और संघ में फेथ की बात करी है। रुमिनदेई कॉलमना, मस्की माइनर इंस्क्रिप्शन, सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन और भबरू माइनर इंस्क्रिप्शन। अब ये 2022 की पोस्ट है हमारे चैनल की, है ना। इसमें आप देखो मैंने क्वेश्चन डाला हुआ था, बीपीएससी के पेपर में ही पूछा गया था कि अशोक ने अपना बिलीफ दिखाया त्रिरत्ना में, मस्की, कालसी, महसण, भबरू। तो इसका आंसर भबरू है, ठीक है। अच्छा उस टाइम भी पूछा गया था, अच्छा अभी मैंने गौर करा, अष्टांग हृदयम बुक जो है कि इन्होंने लिखी थी, अभी मैंने आपको बताया वाघ भट्ट जी ने। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अशोक के बारे में ये बताया जाता है कि ये पेरेदर्शी हैं भबरू इंस्क्रिप्शन में खास तौर से, और ये बैरत में लोकेटेड है। और भबरू एडिक्ट एक माइनर रॉक एडिक्ट है, बैरत टेम्पल के पास डिस्कवर हुआ, तो नाम बैरत के नाम से भी कई बार इसे कह दिया जाता है। और इसी के साथ ही देखते हैं बैरत या भबरू माइनर रॉक एडिक्ट में अशोक ने ये बताया कि बुद्ध धम्म और संघ इनमें इनका फेथ है। और इसी के साथ ही ये जयपुर राजस्थान के निकट है, और इस एडिक्ट में अशोक ने खुद को पेयदर्शी के रूप में रेफर करा है। तो इसका आंसर आप समझ ही गए, भबरू या भबरा माइनर इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी। और ये पहले भी पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्रिरत्ना का मतलब वही है ना, बुद्ध धम्म और संघ, है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। राजा राज फर्स्ट, नृपतुंग वर्मन, और करका थर्ड, और चौथा है अपराजित वर्मन। तो इसमें तो आप आसानी से एलिमिनेट भी कर सकते हो। वैसे इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन कौन सा, थर्ड है ना, अपराजित वर्मन। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उससे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, नाम था उसका एंशिएंट हिस्ट्री क्रैश कोर्स, ऐसे करके था, 1-1.5 घंटे की वीडियो है। और उसे टाइमलाइन के साथ हमने कवर करा था, सारे के सारे डायनेस्टीज डिस्कस किए थे, है ना। तो राजा राज फर्स्ट की बात करें तो ये चोल डायनेस्टी के राजा है, ग्रेटेस्ट रूलर हैं चोल डायनेस्टी के। इनका टाइम पीरियड भी याद रख लीजिएगा, एसएससी बैंकिंग वगैरह में पूछ लेते हैं, 985 से 1014 AD तक, स्टेट पीसेस में भी पूछा गया है। और इसके बाद आप जानते हो बृहदेश्वर टेम्पल इन्होंने बनवाया है, और ये चोला से जुड़े हुए हैं, और बहुत ज़्यादा एम्पायर को एक्सटेंड करा था। लास्ट ईयर बहुत पूछा जा रहा था क्योंकि सेंगोल था ना चर्चा में, इसलिए। देन इसके बाद है नृपतुंग वर्मन, और नृपतुंग वर्मन पल्लव डायनेस्टी के थे बट लास्ट नहीं थे, ठीक है। और ये अपराजित वर्मन से पहले थे।
तो इसलिए ये तो होगा नहीं। देन कर का थर्ड की बात कर रहे हैं तो कर का थर्ड पल्लव से नहीं थे, ये ना राष्ट्रकूटा थे, राष्ट्रकूटा। सो आंसर इकलौता बचा ऑप्शन डी। ठीक है, और आप जानते हो कि जो कैपिटल है राष्ट्रकूटा की वो मान्यखेड़ थी, तो इसमें कर का थर्ड का भी जो कैपिटल है मान्यखेड़ था। अपराजित वर्मा लास्ट पल्लव रूलर हैं, तो ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय आदित्य फर्स्ट। ही वॉज किल्ड बाय आदित्य फर्स्ट जो कि चोल किंग थे, है ना। और इनके डेथ के साथ ही पल्लव डायनेस्टी खत्म हो जाती है और चोल डायनेस्टी पावर में आ जाता है तमिल रीजन में। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी काम आएंगी, खासतौर से पल्लव डायनेस्टी से जुड़ी हुई। हालांकि आप उस वीडियो को रेफर कर लीजिए, सारी डायनेस्टीज क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि इनके जो फाउंडर है उनका नाम है सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। ठीक है, सिंह विष्णु जो है ये इन्होंने कालभर को हराया, डिफीट करा, और इसके बाद पल्लव पावर को फाउंड करते हैं ये कांचीपुरम में। देन इसके बाद नाम आता है महेंद्र वर्मन का, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, और इन्होंने रॉक का टेम्पल वगैरह बनवाए। और ये ना अभी रिसेंटली बहुत सारे पेपर में पूछा गया। आप अगर हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मत्त विलास प्रहसन के बारे में पूछा गया था। ये ऑथर है मत्त विलास प्रहसन के, और ये पुलकेशिन सेकंड के साथ इनका युद्ध होता है ना, पुलकेशिन सेकंड के साथ। देन इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन का नाम, नरसिंह वर्मन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नरसिंह वर्मन। और ये पुलकेशिन सेकंड को हराते हैं ना बातापी के बैटल में, और पंचरथाज वगैरह इन्होंने बिल्ड करा, महाबलीपुरम केव्स वगैरह बनवाए, मम्मलपुरम फाउंड करा। नरसिंह वर्मन का नाम खास तौर से याद रखिएगा कि पुलकेशिन सेकंड को ये हराते हैं। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड और नरसिंह वर्मन का बैटल होता है। देन इसके बाद नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बाद नरसिंह वर्मन सेकंड आते हैं, और ये कैलाशनाथ टेम्पल बनवाते हैं, खासतौर से कांची में, है ना। कांची के कैलाशनाथ टेम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं आप कंफ्यूज होने लग जाएं। देन नंदी वर्मन आते हैं, उसके बाद अपराजित वर्मन आते हैं जो कि लास्ट पल्लव रूलर होते हैं, और ही वॉज डिफीटेड बाय आदित्य फर्स्ट और आदित्य चोला, और यहाँ से पल्लव रूल एंड हो जाता है। सो दैट्स इट। ये आप क्रोनोलॉजी याद रख सकते हो, SMNRNA, यानी सिंह विष्णु, फिर महेंद्र वर्मन, देन नरसिंह वर्मन, फिर राज सिंह वर्मन, देन इसके बाद नंदी वर्मन आते हैं और अपराजित वर्मन। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। अगला देखिए, द कैंप नेम्ड स्वर्गद्वारी वाज रिलेटेड टू विच सुल्तान। तो स्वर्गद्वारी नाम का जो कैंप है वो किस सुल्तान से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी के ऑप्शंस गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक को एम्बिशियस एफर्ट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन आप जानते ही हो कि ये इनके जो सॉल्यूशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल थे, और इनकी सारी चीज़ें फ्लॉप कर जाती हैं। यानी इनकी 5 गलतियाँ होती हैं जो बहुत फेमस हुआ बाद में। और इनके टाइम पे ये एक मिलिट्री कैंपेन को ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि खुरासन और इराक को कॉन्कर करने के लिए होता है। इस पर्पज़ के लिए ये दिल्ली के आसपास बहुत बड़े आर्मी कैंप को स्टैब्लिश करते हैं, जिसे स्वर्गद्वारी के नाम से जानते हैं। स्वर्गद्वारी यानी गेट ऑफ हेवन। ठीक है, स्वर्गद्वारी यानी गेट ऑफ हेवन। और इस तरह से जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर इनके द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं, लेकिन ये अभियान कभी होता ही नहीं है। ठीक है, द सोल्जर्स वर लेफ्ट अनपेड एंड बाद में उन्हें हटा दिया जाता है, इससे फाइनेंशियल केओस क्रिएट होता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आप देखो मोस्टली फ्लॉप ही हैं। ये चाइना के कुबलई खान से सोचते हैं कि मैं पेपर करेंसी कॉपी करूंगा, वो भी गड़बड़ हो जाता है। साउथ इंडिया के लिए जो वो कैपिटल शिफ्ट करते हैं वो भी फ्लॉप कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कई बार डिस्कस की हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सुल्तान बिलीव्ड इन क्लोज डिप्लोमेटिक, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेंट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, रुकनुद्दीन फिरोज, इस्लाम शाह और फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए। और इन्होंने क्लोज डिप्लोमेटिक, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट की बात की, जैसे भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से चाइना से जो प्लास्टिक करेंसी है उसे देखने के लिए उसे इंट्रोड्यूस किया गया, उसे देख करके, है ना। और इसके बाद ट्रेड कॉमर्स वगैरह बढ़ाने में भी इनका बहुत फेमस योगदान था। देन इसके बाद न्यू सिल्वर कॉइन, जिसे टंका कहते हैं, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया। गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई। तो इसके बाद आप जानते हो दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट किया गया था। तो कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगला देखिए, स्वतंत्रता पट्टू एक कलेक्शन है फ्रीडम के सॉन्ग्स का, किन्होंने लिखा है? तो वल्लथोल नारायण मेनन इसका सही आंसर है, बाकी ऑप्शंस इसमें गलत हैं। देखिए, ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है ये आपको बहुत सारे बुक्स में कवर्ड मिल जाएगा। बात कुछ ऐसी है कि वल्लथोल नारायण मेनन जी, जिन्हें महाकवि वल्लथोल कहते हैं, ये ग्रेट मलयालम पोएट थे और इंडियन नेशनलिस्ट थे केरला से। इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक अहम योगदान निभाया। इनका जो पोएट्री कलेक्शन है स्वतंत्रता पट्टू, या पट्टू का मतलब सॉन्ग्स होता है ना, पट्टू का मतलब होता है सॉन्ग्स। तो ये सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। और
इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से हम अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर सकते हैं। पैट्रियटिज्म को प्रमोट करने वाला ये सॉन्ग है। और इसके अलावा और भी बहुत सारा योगदान है वल्लभथोल नारायण मेनन जी का। एक बैरोमीटर में क्या होता है, अगर एक जो स्टॉर्म है उसकी रीडिंग देखनी है तो क्या होगा, वो रीडिंग स्लोली डाउन हो जाएगी। इसके बाद आप कह रहे हैं कि सडनली डाउन हो जाएगी, देन रीडिंग अनचेंज रहेगी, और इसके बाद कहा जा रहा है कि इनिशियली रीडिंग ऊपर जाएगी एंड देन धीरे धीरे नीचे आएगी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, सिविल सर्विसेज 2001 में पूछा गया था कि वेदर कंडीशंस इंडिकेट किया जाता है बाय सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग। तो बात कुछ ऐसी है कि बैरोमीटर में जो स्टॉर्म है वो कब देखने को मिलेगा, तब देखने को मिलेगा जब रीडिंग जो है सडनली नीचे गिर जाए, है ना, सडनली नीचे गिर जाए तो उस केस में स्टॉर्म देखने को मिलेगा। सो आंसर यहाँ पे स्टॉर्मी होगा, आंसर यहाँ पे स्टॉर्मी होगा। तो रीडिंग डाउन सडनली, है ना, ऑप्शन बी। एक सडन राइज बैरोमेट्रिक हाइट में क्या इंडिकेट करता है, सडन राइज की बात कर रहा है, तो स्टॉर्म तो होगा नहीं क्योंकि ये सडन राइज तो होता नहीं है, ये तो रीडिंग डाउन होती है। इसमें तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेन भी नहीं। ड्राई वेदर, ड्राई या क्लियर वेदर आप कह सकते हो, साफ वेदर का ये निशानी है कि राइज देखने को मिले। अगर स्लोली राइज करा तो वही है कि क्लियर वेदर है, और सडन राइज है तो ड्राई वेदर देखने को मिलता है। एक्सट्रीमली ड्राई वेदर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ड्राई वेदर देखने को मिलता है। और इस तरह से बैरोमीटर की रीडिंग के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने की मशीन है, यंत्र है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को ये मेजर करता है, और इसी के साथ ही जो स्टॉर्म्स हैं ये एसोसिएटेड होते हैं लो प्रेशर एरिया के साथ। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, लो प्रेशर एरिया, ये तो आप जानते ही हो। और जब एक स्टॉर्म शुरू होने वाला होता है तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नीचे की ओर तेजी से गिरता है। मैं ये कह रहा हूँ, जब स्टॉर्म आने वाला होता है तो जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो नीचे की ओर गिरता है, तभी तो तूफान का ये संकेत है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब नीचे की ओर गिरता है यानी बैरोमीटर की रीडिंग भी नीचे की ओर गिरती है। समझ आ रही है बात, लॉजिक समझ आ रहा है। बैरोमीटर रीडिंग सडनली क्यों ड्रॉप होता है स्टॉर्म के टाइम पे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत तेजी से गिर जाता है जब तूफान आने वाला होता है। तो इसका मतलब यही है कि सडन फॉल जो है बैरोमीटर रीडिंग में ये स्टॉर्म को दिखाता है। तो ये सारी बातें हैं, और इसके अलावा राइज का तो मैंने बता ही दिया। बाकी के साइंस के क्वेश्चन एक अलग वीडियो में ले लेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप सिविल सर्विसेज या किसी दूसरे पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो समग्र बैच की इनिशिएटिव आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। नंबर गिवन है, आप कांटेक्ट करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।